नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी पंचायत और मैं हूं आपके साथ कुमार विनायक। INDIA गठबंधन, जिसे कि डॉटेड गठबंधन भी कहा जाता है, उसके द्वारा एक मुंबई में मीटिंग रखी जाती है और उसी के दरमियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नवीन संसद का एक 5 दिवसीय स्पेशल सेशन रखा जाएगा और उसके बाद मीडिया से लेकर आम जनमानस और चाय की टपरियों तक यह चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर इस 5 दिवसीय विशेष सत्र में ऐसा कौन सा बिल आने वाला है। कहीं से आवाज आती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, तो कहीं से आवाज आती है कि इंडिया को भारत बना दिया जाएगा, कहीं से आवाज आती है कि महिलाओं को पिछले 27 सालों से जो रिजर्वेशन देने का एक वायदा किया गया कि संसद और विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ कोई विधेयक आएगा। और आज 19 सितंबर दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद में नारी सशक्तिकरण विधेयक को पेश किया गया। तो क्या है इस विधेयक के अंदर और महिलाओं को इससे कौन से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, इन अधिकारों से जुड़ा क्या है राजनीतिक मायना और उसके पीछे का इतिहास, हम यह सब जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यह विधेयक किन मायनों में भारत को आगे ले जाएगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वुमेन लेड डेवलपमेंट ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से ही लगता है कि एक राष्ट्रवादी भारतीय सरकार के द्वारा कोई अधिनियम पारित किया गया हो। 19 सितंबर दिन मंगलवार गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर संसद के नए भवन से इस नवीन अधिनियम को पारित किया गया। नए संसद के नए भवन से इस नवीन अधिनियम को आज पेश किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ अधिकार देने से ही देश में काफी बदलाव आ सकते हैं और आजादी के 75 वर्षों में भारत ने महिलाओं को उनके अधिकारों को प्रदान करते हुए विकास एवं समृद्धि की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ भारत को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई ऊंचाई पे हम पहुंचे हैं और इसे और ऊपर ले जाने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आज लोकसभा में पेश किया गया। आखिर क्यों महिलाओं को अधिकार देने की आवश्यकता है, जबकि भारत में पहले से ही जाति और सोशल पिछड़ेपन या सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन आरक्षण प्रदान किया गया है। आइए हम इसे जानेंगे और इसके साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने की यह प्रक्रिया पहली बार लागू की गई है या पिछली सरकारों के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए गए हैं। महिला अधिकारों के इतिहास की तरफ अगर हम पीछे जाएं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि साल 1996 में HD देवगौड़ा जी के द्वारा पहली बार महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण अधिनियम को लाया गया था, परंतु तत्कालीन सांसदों के विरोध के कारण उन्हें इसे वापस लेना पड़ा। इसके बाद 1997 में IK गुजराल जी के प्रधानमंत्रित्व के कार्यभार के समय में दूसरी बार महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने का प्रयास किया गया, परंतु OBC तबके से आने वाले जो हमारे सांसद हैं उनके द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया। आखिर क्यों OBC समुदाय से आने वाले सांसदों, जिनमें कि मुख्यतः बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी नाम आता है, उन्होंने इसका विरोध किया? तो इसको जानने के लिए हमें आरक्षण के पीछे के जो कैटेगोरिकल डिफिनीशन है अथवा हम यह समझ सकते हैं कि जो इसके पीछे के आंकड़े हैं, हमें उन्हें जानने का प्रयास करना होगा। महिला आरक्षण जो है वह एक वर्टिकल रिजर्वेशन ना होकर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की तरह कार्य करेगा, अर्थात जो भी पहले से हमें आरक्षण प्राप्त हैं, मतलब कि
27% आरक्षण ओबीसी समुदाय को और 40% जनरल, 10% ईडब्ल्यूएस एवं बाकी एससी एसटी समुदाय को जो हम प्रदान करते हैं। तो क्या महिला आरक्षण 33% अलग से प्राप्त होगा या फिर इसके अंदर ही हम इस आरक्षण को रखेंगे? तो अगर हम आंकड़े देखें तो हमें समझ में आता है कि वर्तमान नारी सशक्तिकरण का यह जो मुद्दा है, यह जो एक विधेयक है, इसके अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण के अंदर ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसको अगर हम समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सामान्य सीटों पे जो 50% आरक्षण हम प्रदान करते हैं, उनमें से ही 33% सीटें सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक इसी प्रकार ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले 27% आरक्षण में जो सीटें हैं, उनमें से ही 33% सीटें हम ओबीसी महिलाओं को प्रदान करेंगे और इसी क्रम में एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को भी सीटें प्रदान की जाएंगी। 108वां संविधान संशोधन जो कि कांग्रेस के द्वारा सन 2008 में लाया गया था, उसके अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने की जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा बदलाव था। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का यह मानना था कि 33% महिलाओं को आरक्षण तो प्रदान किया जाएगा, परंतु उनके लिए 100 सीटों में से ही 33 सीटें न देकर हम 133 सीटों का प्रावधान करेंगे, अर्थात हम सीटों को बढ़ा देंगे जिससे कि 33% आरक्षण प्रदान किया जा सके। परंतु राज्यसभा से 2010 में पास होने के बाद भी यह विधेयक 2014 को लोकसभा में कोलैप्स कर गया, अर्थात 2014 में लोकसभा से यह विधेयक लैप्स कर गया। महिला आरक्षण की इतनी आवश्यकता आखिर हमें क्यों है, यह अगर हम जानना चाहें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं ही भारत में थीं। परंतु अगर हम 2021 के आंकड़ों को देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या शायद 1023 तक पहुंच चुकी है, ऐसा अनुमान है। क्या इस हिसाब से ही हमारे संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व प्राप्त है या नहीं? अगर हम आंकड़ों में जाएं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश के लोकसभा में और राज्यसभा में 14% के आसपास ही महिलाएं हैं और विधानसभाओं की स्थिति तो अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि 8% यह एक लगभग आंकड़ा है जो कि हमारे विधानसभाओं में महिलाओं की निरीह उपस्थिति को दर्ज कराता है। तो क्या यह विधेयक महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व का समान अधिकार प्राप्त कराएगा? इसके लिए आइए हम इस विधेयक को और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। जो विधेयक आज संसद में पेश किया गया है, उसके अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा एवं विधानसभाओं में प्रदान किया जाएगा। जैसा कि हमें विदित है कि राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण उपलब्ध नहीं है, तो हम यह समझ सकते हैं कि राज्यसभा में एवं विधान परिषदों में हमें महिला आरक्षण देखने को नहीं मिलेगा। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत में 3 स्तरीय सरकार कार्य करती है, अर्थात एक सरकार जो केंद्र के स्तर पे होती है, दूसरी जो राज्य के स्तर पे होती है और तीसरी हमारी जो ग्राम सभाएं, नगर पंचायतें अर्थात लोकल बॉडीज होती हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के पश्चात पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लोकल बॉडीज में 33% महिला आरक्षण को उसी समय लागू कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप हमें यह देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों एवं अन्य लोकल बॉडीज के चुनाव में हमें 33% महिला आरक्षण देखने को आज मिलता है। भारत के 20 राज्यों में तकरीबन 50% तक महिला आरक्षण लोकल बॉडीज इलेक्शन में प्रदान किया जा चुका है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यह सोसाइटी में देखने को मिलता है कि आज लोकल बॉडीज के काफी बड़े बड़े पदों पर हमें महिलाएं देखने को मिलती हैं। परंतु इसका एक दुष्प्रभाव या इसका एक और दूसरा पहलू जो हमें देखने को मिलता है कि हमारे छोटे स्तर के चुनाव में हमें प्रधान पति, सरपंच पति जैसे भी काफी नाम सुनाई देते हैं।
तो आखिर यह प्रधान पति, सरपंच पति ये होता क्या है? तो इसे समझने के लिए हम गांव की तरफ अगर रुख करें तो हमें समझ में आता है कि गांव में जो एक इन्फ्लुएंशियल या एक जो दबंग प्रवृत्ति के नेता होते हैं, वह महिला सीटें आने के बाद अपनी ही माता, पत्नी या अपनी पुत्री को उस सीट से महिला कैंडिडेट के रूप में दावेदार पेश कर देते हैं। इसका फल यह होता है कि कागजों में तो महिलाओं को शक्तियां मिल जाती हैं, परंतु असल समाज में पुरुष उस शक्ति का प्रयोग करता है और महिला एक कलम की तरह बस पेश करके रख दी जाती है। तो क्या यह जो महिला आरक्षण विधेयक आज पेश किया गया है, उसके बाद हमें सांसद पति और विधायक पति जैसे शब्द भी सुनने को मिलेंगे, या असल मायने में महिलाओं को अपने विधानसभा और लोकसभाओं में प्रतिनिधित्व का सही मौका प्राप्त हो सकेगा? यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ एक प्रश्न है। तो क्या असल मायनों में हम महिलाओं को यह अधिकार प्रदान कर पाएंगे, अथवा प्रधानपति और सरपंच पति जैसे शब्दों के लिस्ट में हमें सांसद पति, विधायक पति जैसे शब्द भी मिल जाएंगे? यह जानने के लिए हमें 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने इस विधेयक में एक और चीज यह जोड़ दी है कि यह विधेयक 2029 से ही लागू हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने जो दलील पेश की है वो ये है कि 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन होगा और जब सांसदी और विधायकी की सीटों को फिर से बढ़ाया जाएगा, उसके पश्चात ही इस विधेयक को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। तो अब तक इस वीडियो के माध्यम से हमने महिला रिजर्वेशन बिल से जुड़े विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया और हमने जाना कि इसके राजनीतिक, सामाजिक एवं विकास से जुड़े स्तर पर क्या मायने हो सकते हैं। देश, दुनिया, गांव, समाज और हमारे आसपास की ऐसी ही सटीक जानकारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए देसी पंचायत।